बच्चों, आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। पिछली क्लासेज में 9th, 10th और 11th में आप लोगों ने छंद, अलंकार, रस और समास से संबंधित चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य सौंदर्य के मुख्य 3 तत्व होते हैं। जब हम कविता की बात करते हैं तो बच्चों को अक्सर कविता समझने में परेशानियां आती हैं। प्रोज, गद्य भाग तो आसानी से समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि गद्य आसान होता है, लेकिन जब कविता की बात आती है तो सबसे पहले मैं काव्य सौंदर्य के जो 3 प्रमुख तत्व होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि कविता को अलंकृत करने वाले काव्य सौंदर्य के 3 तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले किसी भी कविता में रस होता है। अब सवाल ये है कि रस की डेफिनेशन क्या होती है। काव्य, जब कोई आप कविता पढ़ते हैं तो उसमें रस का क्या मतलब है। जब हम कविता को पढ़ते समय जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसे हम रस कहते हैं। जब कोई आप कविता पढ़ते हैं और उसमें आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उससे रस का निरूपण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर श्रृंगार रस की कविता पढ़ी जा रही है तो उसमें नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंधों का चित्रण होता है। अगर कोई भक्त अपने भगवान की पूजा में, उनके श्रद्धा में अगर वह भजन गा रहा है या कोई कविता पढ़ रहा है तो वह भक्ति रस में डूबा हुआ होता है। ऐसे ही हम जानते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम कर रही है तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बच्चों बताया, काव्य सौंदर्य के मुख्य 3 तत्व होते हैं, छंद, रस और अलंकार। लेकिन अभी मैं जिस टॉपिक को लेना चाह रहा हूँ, आपके 12वीं क्लास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है अलंकार। ठीक है? ठीक। रस, छंद और अलंकार। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसा कि मैंने कहा, काव्य सौंदर्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। इसमें कुछ संदेह है आप लोगों को कि काव्य सौंदर्य के जो तत्व बताए जा रहे हैं, तो बारी बारी से मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम अलंकार पे आते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तीसरे नंबर पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जो अलंकार होता है उसे उभय अलंकार हम बोलते हैं। उभय अलंकार मतलब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जो अलंकार बनता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 मैं अनुप्रास अलंकार को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अनुप्रास में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, 2 शब्द हैं, अनु और प्रास। अनु का मतलब नकल, प्रास का मतलब वर्ण होता है, वर्ण या अक्षर। इस अलंकार में एक वर्ण की, एक अक्षर की कविता की पंक्तियों में बार बार आवृत्ति की जाती है। एक अक्षर रिपीट होता है, पूरा का पूरा शब्द नहीं रिपीट होता। केवल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ण और शब्द दोनों में अंतर होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जानते हैं वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है? 2 वर्णों के संयोग से जो बनता है वो शब्द होता है। एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण जब मिल करके शब्द बनाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का किसी भी अलंकार को हम उसके उदाहरणों के द्वारा ही समझ सकते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम में
इन सारे शब्दों में हम देख रहे हैं कि जो उनका पहला अक्षर है र, वह बार बार रिपीट हो रहा है। रघुपति, राघव, राजा राम। तो र की बार बार आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया कि नहीं? अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस उदाहरणों को समझने में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, then you can ask any question if you have any problem. Okay? Yes, आप पूछ सकते हैं। कहाँ समझ नहीं आया? वर्णों को मिला के अक्षर बनता है तो नहीं, वर्णों को मिला के शब्द बनता है तो अक्षर क्या होता है? अक्षर और वर्ण ये दोनों बच्चे वास्तव में एक ही चीज होती है। अक्षर को ही वर्ण भी कहते हैं। अक्षरों के मिलाप से, दो या दो से अक्षरों के संयोजन से शब्द बनता है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो जो आप अक्षर और वर्ण में कंफ्यूज हो रहे हो, ये वास्तव में दोनों एक ही चीजें हैं। अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं और वर्ण को ही हम अक्षर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? यमक अलंकार। अब हम यमक अलंकार को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यमक मीन्स जैसा कि शब्द से ही विदित होता है, यमक मीन्स युग्म या जोड़ा। यमक शब्द का अर्थ ही होता है युग्म, यानी कोई चीज पेयर में होनी चाहिए, कोई चीज जोड़े में होनी चाहिए, उसे हम युग्म बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यमक अलंकार का तात्पर्य ही होता है जोड़ा या युग्म। इसमें दो शब्द ऐसे आते हैं, इसमें दो शब्द इस तरह के लिखे जाते हैं, काव्य में होते हैं, जिनके वास्तव में अलग अलग अर्थ होते हैं। दो शब्द एक ही शब्द होते हैं, एक ही शब्द दो बार आता है। कहने का मतलब ये कि एक शब्द दो बार आता है, लेकिन उन दोनों के अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे एक गीत है, इसे किसी वीडियो में फिल्माया भी गया है, उस गाने को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना शब्द दो बार आया है। सजना है मुझे सजना के लिए, पहले नंबर पे जो सजना शब्द है उसका तात्पर्य होता है श्रृंगार करना। कोई नायिका कह रही है कि मुझे सजना है, यानी सजना है, संवरना है उसे, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सजना शब्द आया है उसका मतलब है, उसका तात्पर्य है कि वह अपने प्रियतम के लिए सजना चाह रही है। तो पहले सजना शब्द दो बार आया। पहले नंबर पर सजना का अर्थ हुआ श्रृंगार करना, दूसरे नंबर पर जो सजना शब्द आया है वह मतलब नायिका अपने प्रियतम के लिए सज रही है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। आप लोगों को यमक अलंकार से संबंधित मैं कम से कम 2 या 3 उदाहरण दूंगा, जिससे क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर। काली घटा का घमंड घटा, नंबर 2 पे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काली घटा का घमंड घटा, घटा दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा जो शब्द है ये दो बार आया है, लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है वो दोनों बार अलग अलग है। काली घटा, एक घटा का मतलब बादल का, घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। तो एक जगह घटा का मतलब बादल है, दूसरे नंबर पर घटा का तात्पर्य है कम होना। घटा का घमंड कम होना, तो दूसरी जगह घटा मतलब कम होना, और पहले
जो घटा शब्द आया उसका मतलब बादल होता है। ठीक है। दूसरा मैंने उदाहरण आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद एक और मैं उदाहरण बच्चों देना चाहूँगा जिससे आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन न रहे, कोई भी संदेह न रहे। एक हम तीसरे उदाहरण के द्वारा भी चीज़ों को समझते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इसमें बेर शब्द 2 बार है।